हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग समान हिंदी पढ़ रहे थे और उसकी पहली वीडियो आप सबके समक्ष बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश की गई थी। तो आज उसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन की घंटी होगी, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन टाइम पे आप लोग के पास पहुँचे। तो आप लोग जैसा जानते हैं, हम लोग हिंदी भाषा का विकास पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसके विकास का क्रम क्या था। पहले संस्कृत आई थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट आई थी। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। उसके आगे हिंदी की भाषा, उपभाषा एवं बोलियाँ भी पढ़ चुके थे, और उसके आगे से हमें आज स्टार्ट करना है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है, इसके लिए शर्तें क्या होती हैं, और एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा क्यों बनाते हैं और क्यों बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं कोई एक राष्ट्रभाषा है। अगर उसके पहले आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो तुरंत अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आपके लिए एक एक मिनट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 5 मिनट इधर देख रहे हैं तो आपके जीवन के, आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट 5 मिनट जा रहे हैं, तो उन्हें यूँ ही बर्बाद न करिए। अच्छे ढंग से अच्छे काम के लिए उनको लगाइए, जिससे आपके लाइफ, आपके परिवार का ही भला हो। तो चलिए तुरंत चलते हैं इस वीडियो पे और देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक हम लोग भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है जैसे कि हम किसी से अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी बातों को बताना चाहते हैं हम किसी को। तो मान लीजिए हम किसी को कहना चाहते हैं कि गेट बंद कर दीजिए, तो गेट बंद कर दीजिए इतना बोलने के लिए हम जिस तरह बोलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या होता है, मतलब राष्ट्र की भाषा। चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको पूरा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो जन जन में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्र की भाषा होती है। इसका मतलब यह होता है कि हम अपने विचार को एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे आप अपने पापा से कुछ कह रहे हैं और आपके पापा आपसे कुछ कहें, तो ये भाषा ही होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें दिया गया पॉइंट 1 में, राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। जो राष्ट्रभाषा है वो किसी भी संविधान की भाषा में, संवैधानिक भाषा में इंडिकेट नहीं है या उसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि यह क्या होता है, एक व्यवहार की तरह। और हम आम आदमी या जो आदमी होता है, जन आदमी जो होता है, लोग जो होते हैं, वो इसको अपनी भाषा में, लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट दिया है, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। अगर आपके पास कोई भाषा है, लैंग्वेज है, तो उसके द्वारा आप अपने नेशनल यूनिटी के लिए भी और इंटरनेशनल कन्वर्जेशन के लिए, इन दोनों के लिए, संपर्क करने के लिए आपको भाषा की क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास लैंग्वेज का ज्ञान है तो। अभी आपको मान लीजिए ये बोला जाए कि आप इंग्लैंड चले जाइए और वहाँ पे आपको बिजनेस करना है, तो आप लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कहेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती। वहाँ पे ग्राउंड बनाने के पहले हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, जिससे हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकें और सामने वाला बोल क्या रहा है उसके बारे में समझ सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी देखिए, बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, वो इंग्लिश टू इंग्लिश जो यूज़ करते हैं, या जो नहीं भी हैं, लैंग्वेज जिनकी, जैसे जिस लैंग्वेज में वो जिस इन्वायरमेंट में वो पल रहे हैं, वही लैंग्वेज उनके माइंड में आती है, वही वो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम नॉर्थ में हैं, हम यूपी में हैं, तो हम क्या करते हैं, हिंदी ज़्यादा बढ़िया से बोल लेते हैं। लेकिन अगर हम वही नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, बढ़िया से इंग्लिश बोल लेंगे। और वहाँ पे पढ़े हैं या न लिखे हैं उसकी बात दूसरी है,
लेकिन जिस इन्वायरमेंट में आदमी रहता है वहाँ वही लैंग्वेज वो बोलने लगता है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए हमें इंटरनेशनल जाना है तो वहाँ की हमें हमारी क्या होनी चाहिए, वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ की हमें स्ट्रांग होनी चाहिए। मान लीजिए कोई इंग्लैंड का ही व्यक्ति आ रहा है भारत, तो उसको हिंदी आना चाहिए, नहीं तो वो आम नागरिक से बात नहीं कर सकता है, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं, जो हम समझाना चाहते होंगे वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम को जब आंदोलन हो रहे थे उसमें हिंदी को एक राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया था। एक जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने हिंदी भाषा को क्या बोला था कि ये आम बोलचाल की भाषा है। मतलब आम नागरिक जो होते हैं या समान नागरिक जो होते हैं वो लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा होने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा होने के लिए एक शर्त ये होनी चाहिए कि जो भाषा है बहुत सरल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको लिखने पढ़ने बोलने में बहुत कठिनाई हो, आदमी उसको बोल ही ना पाए या समझ ही ना पाए, तो भाषा नहीं होती है। सरल होनी चाहिए भाषा। ठीक है, तभी वो एक राष्ट्र की भाषा बन सकती है। और उसके लिखने का दृष्टिकोण भी क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हैं तथा इसी अनुपात में इसे समझते हों। यह देश की संस्कृति की वाहक होनी चाहिए। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हम लोग की भाषा है, तो हिंदी जो है ये किसी ऐसे संस्कृति से भी जुड़ी होनी चाहिए जिससे आदमी को क्या हो, उससे लगाव हो, तो वो भाषा क्या हो बन सकती है, राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो राष्ट्रभाषा के बारे में आपको पूरा क्लियर होगा। राष्ट्रभाषा क्या कौन सी भाषा होती है, जो राष्ट्र के द्वारा बोली जाती है और वहाँ के आम जो लोग होते हैं वो अपने वार्तालाप के लिए या अपनी भाषा अपनी अभिव्यक्त को व्यक्त करने के लिए वो भाषा का यूज़ करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या क्या कहा कि हिंदी जो है आम बोलचाल भाषा की क्या है, एक महाभाषा है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रभाषा होने की शर्तें क्या होनी चाहिए, यह काफ़ी सरल होनी चाहिए और किसी संस्कृति से भी ये ऐड होनी चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं राजभाषा की तरफ। राजभाषा क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों मतलब होता है स्टेट लेवल का जो कार्य हो, जो ऑफिशियल जो वर्क हो, उसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा वही कहलाती है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजकाज की भाषा। राजकाज में जो यूज की जाए लैंग्वेज वही क्या होती है, राजभाषा होती है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, राजाओं नवाबों के समय इसे दरबारी भाषा कहते थे। ठीक है, राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। संस्कृति और सिंधी को किसी भी राजभाषा में राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आप लोग को ये पता होगा संस्कृत जो है उत्तराखंड की लैंग्वेज है, लेकिन ये जो संस्कृति है ये जो संस्कृत है ये उत्तराखंड की एक राजभाषा के तौर पे एक दर्जा दिया गया है, लेकिन ये उसके तरफ नहीं दिया गया, ये सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है, संस्कृति हमारी जो है उत्तराखंड में राजभाषा के रूप में जानी जाती है और ये लागू कब हुआ था, 2010 में लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया था, ये 14 सितंबर 1949 को। प्रतिवर्ष इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। आप देखेंगे आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, किंतु लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन से संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 120 जो है अनुच्छेद 120 के अनुसार इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी या संसद में प्रयोग की जा सकती है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। लेकिन जैसे संसद जो हमारी है वहाँ पे हिंदी अथवा अंग्रेजी ही यूज हो सकती है, लेकिन अगर लोकसभा में या राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वो किसी भी सदस्य को ये नहीं कह सकते हैं कि आप हिंदी में दीजिए स्पीच या इंग्लिश में दीजिए, वह अपनी मातृभाषा में ही संबोधित कर सकता है। उसके लिए ये नहीं कह सकते नहीं आप अपनी मातृभाषा में आप स्पीच नहीं दे सकते। ठीक है, आर्टिकल 120 से संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें।
संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। कोई मतलब नहीं है इसका, इस पॉइंट का। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, यह चुनने का अधिकार राज्यों को है। अर्थात राज्य अपने अनुसार अपनी राजभाषा को चुन सकता है। तो इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 210 है ये स्टेट को क्या करता है, छूट देता है कि स्टेट अपने हिसाब से उसको जो हिंदी चाहिए अपनी भाषा, या इंग्लिश चाहिए, या कोई और भाषा चाहिए, इस हिसाब से अपनी राजभाषा को चुन सकता है। उसमें सेंट्रल जो है, केंद्र सरकार जो है, कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी आर्टिकल 210 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो नीचे चले जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ ऐड हो जाइएगा। अगर वहाँ आप क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना चाहते, सीधा आप चले जाइएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे आप क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फेसबुक से हमारे जुड़ सकते हैं, या किसी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है 10 पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो आर्टिकल 343 में ये कहा है कि जो सेंट्रल की भाषा है, सेंट्रल संघ राज्य की जो भाषा रहेगी वो क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। और उसकी लिपि कौन सी रहेगी, देवनागरी लिपि रहेगी। ठीक है, कौन सी लिपि रहेगी, देवनागरी लिपि रहेगी। और अंक जो होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें यूज की जाएंगी, वो क्या होंगी, इंडियन जो होंगे, मानक स्टैंडर्ड जो होंगे, वही रूप होगा अंतर्राष्ट्रीय रूप में। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 345 में देखते हैं। इसके अनुसार क्या है कि राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी न होने पर, ऐसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी। अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे कन्नड़ बोली जा रही है, ठीक है, या मान लीजिए कि वो जो यहाँ पे है, मान लीजिए कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश वहाँ हिंदी नहीं बोली जा रही है, उसके अलावा मान लीजिए कोई और भाषा जैसे उड़ीसी है या कन्नड़ी है, या मान लीजिए आप अंग्रेज जो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही, कोई भी लैंग्वेज आप जो भारत जो 14 प्रकार की। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसके आगे है, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना, शॉर्ट में ले जाके बढ़िया ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है। तो अनुच्छेद 345 में क्या होता है, इसमें केवल ये होता है, अगर मान लीजिए आर्टिकल 345 में ये समझिए कि अगर किसी भी स्टेट में वहाँ पर हिंदी राजभाषा के रूप में नहीं है तो वहाँ कौन सी भाषा को प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंग्लिश को दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद और राज्य विधानमंडल में विधायकों व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि किसी भाषा का प्रावधान न हो तो अंग्रेजी में उपयुक्त कार्य लिए जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट जो है, या स्टेट लेवल के जो लेजिस्लेटिव हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ भी अगर हिंदी भाषा का यूज़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसी भी भाषा का ऐसा ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा का यूज़ किया जाएगा। आपको याद क्या करना है, आर्टिकल 348। देखते हैं आर्टिकल 350 में, तो इसमें क्या कहा है, इसके अनुसार व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकती है। आर्टिकल 350 में ये बात नहीं किया गया है कि आप अगर कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक यूज़ जो भाषा होगी हिंदी होगी। आप कोई भी भाषा अपनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 350 ये हमें छोड़ देता है। आर्टिकल 351 देखते हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह कि संघ हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करे। अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करने के लिए संघ जो बाध्य है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा आर्टिकल 351। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास है, वीडियो है, आप लोग इसको स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, देख लीजिएगा। मैं पहले से जब से अपना चैनल स्टार्ट किया तभी से मैं बोल रहा हूँ भाई,
आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो बुक पढ़िए, बिना बुक के पढ़े आप लोग को कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम सारी बुकें आपको पढ़ाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है और एक शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो 351 में ये हुआ कि ये अगर आप कोई इसके 351 में ये बताया गया कि अगर सेंट्रल है, केंद्र सरकार है, तो उसको बोला गया है कि आप क्या करेंगे, हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, ये हमारी हिंदी भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है ये हिंदी भाषा, इसमें देखें ये हिंदी भाषा जो 8वीं अनुसूची है इसमें क्या है, भाषा उल्लिखित है। भाषाओं के बारे में ज्ञान किस में दिया गया है, 8वीं अनुसूची में दिया गया है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं का स्रोत संस्कृति को माना जाता है। आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो वहाँ भी हम यही बताए हैं कि जो सारी लैंग्वेज हैं वो कहाँ से निकली हैं, और संस्कृत से निकली हैं, संस्कृत के बाद से निकली हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो स्रोत है वो क्या है, संस्कृत माना गया 22 भाषाओं को। देखते हैं जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था तब कितनी संविधान में भाषाएं थीं, तब 14 भाषा थी। असमिया, बंगला, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, ये 14 भाषाएं जो थीं तब हमारे संविधान में थीं। उसके बाद आप देखेंगे उसकी बाद की जो लैंग्वेज हैं, अब यहाँ से देखिएगा, अब नोट दिया गया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उसमें जो अनुसूची 8 थी उसमें भाषा को के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे नोट दिया गया है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, जो हम आपको अभी बताएं पहले, वही यहाँ पे लिखा गया है। भाषा संविधान में 14 भाषाएं थीं। सिंधी भाषा को 21वां संविधान के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1967 के तहत, ठीक है। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में 71 और जो 71 संविधान संशोधन था उसके तहत 4 भाषाओं को क्रमशः कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को सम्मिलित किया गया, ठीक है। आप देखेंगे जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में लैंग्वेज के रूप में माना गया, ठीक है, भाषा एक मानी गई। और 71 में देखेंगे जब संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था 71, तो आप लोग मैसेज करके बताइए कमेंट करके। तो 71 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं थीं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सारी भाषाएं, 3 जो ये भाषाएं थीं ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। मूल संविधान में लगभग 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान में कितनी भाषा थीं, 14 भाषाएं थीं। उसके बाद 14 भाषाओं के बाद जब 21वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1967 में हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को ऐड किया गया, ठीक है, सिंधी भाषा को ऐड किया गया। फिर देखेंगे 71 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसके तहत यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है 4 भाषाएं नहीं थी, यहाँ पे 3 भाषाएं थीं। और 3 भाषाएं कौन थी, कोंकणी थी, मणिपुर थी, नेपाली थी। कौन थी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाएं थीं, ठीक है, इनको ऐड किया गया। फिर 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जो हुआ, इसके तहत जो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, तो ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आप लोग को। तो इसमें अब यहाँ तक क्लियर हो गया है
कि जो संविधान संशोधन के तहत ये भाषा जोड़ी गई, इसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जो आर्टिकल 343 है ये हमारे भाषा से रिलेटेड है, हिंदी भाषा भी इसमें है, और जो अनुसूची 8 है इसमें हिंदी को रखा गया है, ठीक है। और भाषा के बारे में बताया गया है, इतना पढ़े हम लोग। और हमें पढ़े राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़े हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई भी 1% का कोई डाउट हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा और मैसेज करके क्लियर कर लीजिएगा। और मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, पूरा वीडियो A to Z। अगर नहीं होगा क्लियर, अगर क्वेश्चन पेपर में आए और मेरे पढ़ाए हुए नहीं आए, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इस बुक, अरे यार ये सोचिए, जो चंद 4 5 10 क्वेश्चन लेके पढ़ा रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो इनको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा वो नहीं। बाद में वही क्वेश्चन आ जा रहा है जो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग? वहाँ पे जाके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पूरी बुक पढ़ा रहा हूँ, आप बुक पढ़िए पूरा। अकेले नहीं पढ़ा जाता, बोरिंग होती है, मेरे साथ पढ़िए, देखिएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आज यहीं तक, इसके आगे कल की वीडियो में थोड़ा लंबी वीडियो कल बनाएंगे, आज थोड़ा जल्दी यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और कल पूरा देखिएगा, अब 1 घंटे प्लस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कवर करेंगे, और हिंदी को बहुत जल्दी हम लोग कवर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट बहुत जल्दी। बाकी आप लोग बने रहिएगा, अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ाई लगातार करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय फ्रेंड्स।